हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये 5 टॉपिक्स डिस्कस करे थे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक। आज बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली तीनों ही जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपके क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है एंड क्लास 11th में भी ये क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे 12th में। अब जब तक आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे जो आप अभी पढ़ने वाले हो उससे। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। से हम इसी से शुरुआत करेंगे, देन हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस करेंगे, देन हम अपने लास्ट पार्ट में इस सीरीज के अपना पीपीसी या फिर पीपीएफ जो है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। इसकी बात अभी नहीं करेंगे। सो बात शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस से। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है 12th एंड 11th दोनों के लिए। ये बेसिकली मेरे 12th के नोट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैं 12th में पढ़ाता हूँ उन लोगों को मैं ये नोट्स देता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों के लिए भी एग्जैक्ट सेम पार्ट है जो आपकी बुक में टेबल प्रिंटेड है। दोनों बुक्स में सेम है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इसकी रेफरेंस से। माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोग कोशिश करना कि वो आप याद रखो, मेमोराइज रखो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिफरेंस, बहुत सिंपल लैंग्वेज कोशिश करी है मैंने। मीनिंग है कि माइक्रो मीन्स भाई इंडिविजुअल्स से डील करता है, वो सिंपल सी बात है। क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एक ये भी डिफरेंस हो गया हमारा। मैक्रो जो है वो स्टडी है एग्रीगेट्स की, मतलब पूरे देश को एक बार में स्टडी करने की कोशिश होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हम छोटी छोटी इकाइयां पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरे देश को एक साथ पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है कंज्यूमर्स से, प्रोड्यूसर्स से। ये चैप्टर्स हैं आपके आगे आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरे देश को स्टडी कर रही है वो ऐसी प्रॉब्लम से डील करती है जैसे नेशनल इनकम, पूरे देश की जब आप इनकम निकाल रहे हो, या फिर देश की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो कैसे होगा। यहाँ पे जो मेथड यूज होता है वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप लोगों के लिए अभी जानना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग अभी इस बात को समझ नहीं सकते। समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम मैं भी समझाने की सिंपल तरीके से कोशिश करूं तो बेसिकली वो दशा है, वो सिचुएशन है जो एक हर एक व्यक्ति अचीव करना चाहता है। जब आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो और पैसा खर्च करते हो तो आप बदले में सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करते हो, और आप चाहते हो कि जो आपने पैसा खर्च करा बदले में जो आपको सामान मिला। अब ऐसा होता है कि कई बार आप खुश हो जाते हो वो सामान लेकर और कई बार आप दुखी हो जाते हो। जब आप खुश हो रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, और जब आप दुखी हो रहे हो तो आप डिसइक्विलिब्रियम पे। अभी मैं इतना ही समझा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है बाकी। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब इक्विलिब्रियम आता है तो एग्जाम्पल के लिए 4 मार्केट हैं, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 4 मार्केट में से किसी एक मार्केट में ही इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो पार्शियल है, पार्ट का इक्विलिब्रियम है, एक हिस्से में। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब इक्विलिब्रियम आता है तो वो चारों हिस्सों में एक साथ आता है। मतलब अगर पूरी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है तो वो मैक्रो में है, इकोनॉमी के किसी हिस्से में इक्विलिब्रियम है तो वो माइक्रो में है। इसमें वेरिएबल्स यूज होंगे जैसे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होता है कि लोग किसी चीज को कितना खरीदना चाहते हैं, सप्लाई होता है कितना बेचना चाहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरे देश में लोग कितना सामान खरीदना चाहते हैं, पूरे देश में लोग कितना सामान बेचना चाहते हैं। एग्रीगेट माने टोटल होता है। पॉपुलराइज किसने करा था या फादर कौन है इनके, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली पॉपुलराइज करी गई थी एल्फ्रेड मार्शल द्वारा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलराइज करी थी हमारे केन्स ने। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन को याद रखने पे ज़्यादा ध्यान दें इस पे, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली बातें कम है बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और हमको मार्क्स चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा समझने में। आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। बच्चों, इकोनॉमी होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सिस्टम होता है जिससे लोग पैसा कमाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है जी।
इस दुनिया में जितने भी इकोनॉमीज़ हैं, उन सब इकोनॉमीज़ में 3 प्रॉब्लम कॉमन है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी देश हो। इट डज़न्ट मैटर कि वो देश डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्या है, गरीब है, अमीर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी है। बस बेसिकली कुछ देशों ने ओवर द टाइम इन प्रॉब्लम्स से थोड़ा ओवरकम कर लिया है, थोड़ा कमांड है उनका, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम्स है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रॉब्लम होती है, शुरुआत इससे करते हैं। आगे बात करते हैं हम। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम सिलेक्ट करने की कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं एंड कौन से ना बनाएं। समझने की बात है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं एक प्रॉब्लम से, स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी माने हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और दूसरी प्रॉब्लम है कि इन रिसोर्सेज के यूजेस मल्टीपल हैं, मतलब एक ही चीज़ से बहुत सारे काम करे जा सकते हैं। So this problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity। कौन सी चीज़ बनाए और उसका कितना बनाए। जैसे इसका अब एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल करके। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था शुरू में, लास्ट वीडियो में, आयरन का। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया लैंड का। भाई धरती जो ज़मीन है हमारी जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो लिमिटेड है, ठीक बात है। एक किसान का लेवल ले लो, एक पूरे देश का लेवल ले लो, जो ज़मीन है हमारी वो लिमिटेड है जिस पे खेती हो सकती है। फार्मर जो है उस पर चॉइस है, भाई वीट उगा लो, राइस उगा लो, पल्सेज उगा लो। मैंने चॉइस बहुत छोटी रखी है, आपको पता है किसान के पास बहुत बड़ी चॉइस होती है। आप गेहूं भी उगा सकते हो, चावल भी उगा सकते हो, और दालें भी उगा सकते हो। अब वो क्या उगाए इसमें से, ठीक है जी। इसका एक सिंपल जो जवाब है हमारा, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखना है अभी, ठीक है जी, वो आगे आएगा। हमें अभी बस ये प्रॉब्लम समझनी है। इसी को बेसिकली हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि सॉल्व कैसे होगी प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, हमारा देश किसी चीज़ में इसमें अच्छा होगा और किसी चीज़ की हमारे देश में ज़रूरत होगी, कमी होगी। तो हमारे देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए वीट की बहुत ज़रूरत है हमें, तो भाई हम वीट प्रोड्यूस करेंगे, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी वी प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हमारा गोल है सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना। इकोनॉमिक्स का गोल होता है रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करके वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है पब्लिक का। उसे प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, उसे सोसाइटी की भलाई से मतलब होता है। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एंड यही वो चीज़ है जिसके बारे में आपने पहले सुन भी रखा है, अपनी एसएसटी में बहुत बार पढ़कर आए हैं आप। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली कंसर्न्ड होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत समझने की बात है, आप लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अपने सोशल साइंस की किताबों में। हम लोग बेसिकली किसी काम को श्रम से भी कर सकते हैं, मतलब लोगों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं लेबर द्वारा, और मशीनों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। भाई जब हम लेबर यूज़ करते हैं तो लेबर हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, एंड कैपिटल किस सिचुएशन में, या मशीन्स किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं श्रम प्रधान, इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान हिंदी में। ये जो प्रॉब्लम है ये सुनने में ऐसी लगती है कि भाई हम तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। लेबर रख लो अगर वो काम आसान है लेबर द्वारा करना, मशीन रख लो अगर मशीन से वो काम आसानी से हो रहा है। एक देश के लेवल पे चीज़ें ऐसे नहीं चलती। आप सोच के देखिए, इंडिया में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा लेबर फोर्स है। अगर आज इंडिया हर एक काम के लिए मशीन ले आए तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी बहुत सारी। हमारे देश में पहले ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑन दी अदर हैंड जैसे डेवलप्ड नेशंस है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लोग बहुत कम हैं और वो देश बहुत बड़े हैं और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वो लोग बोले कि अब से तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, तो वो इतना सामान ही नहीं बना सकते। इंडिया, चाइना, ऐसे देश जो हैं वो लेबर सरप्लस कंट्रीज़ हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा हैं, पैसा कम है लोगों पे, तो हम मशीन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों द्वारा ही हो,
ताकि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से छुट्टी मिले, काम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और हमारे जो देश की बेसिकली कंपनीज हैं बाहर से आए, प्रोडक्शन करवाएं हमसे। चाइना ने बेसिकली इस चीज़ पे बहुत काम करा है, इस वजह से चाइना के जो प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। चाइना में इतने सारे प्लांट्स हैं अदर कंपनीज के जो बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं चाइना में। अब अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव की, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे मशीन्स यूज़ करते हैं हम। मशीन्स यूज़ करने में ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कैपिटल सरप्लस हो, मतलब पैसा ज़्यादा है लोगों पर। ये ऐसे देशों में यूज़ होता है यूजली वेस्ट की कंट्रीज़ में, आपका पूरा यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम है और लेबर बहुत महंगी है उसकी वजह से। इसी वजह से वो लोग मशीन्स प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। हमारी थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं अब। हमारी जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, बेहद सरल सी बात है बच्चों। जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काम है, उसकी ये ड्यूटी है कि देश में किसी को भी अनईजी फील ना हो, सबका वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बहुत बार ऐसी चीज़ें भी प्रोड्यूस करती है जिसमें गवर्नमेंट को उल्टा नुकसान होता है, इवन सामान फ्री में भी बांटना पड़ता है सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ देती है, राशन शॉप्स पे अनाज फ्री में बांटती हैं या सस्ते रेट्स पे देती हैं, जस्ट इसलिए कि पब्लिक को सफ़र ना करना पड़े। सो ये जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम किन के लिए सामान बनाएं, इसमें सिंपल एक बात हो रही है। दिस प्रॉब्लम्स रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। जो हमने सामान बनाया है या सर्विस बनाई है उसे हम महंगा बेचें या सस्ता बेचें। अगर वो नेसेसिटी है जैसे दवाई या अनाज, तो सरकार कोशिश करती है भाई उसे सस्ता बेचो, सो दैट कि हर एक आदमी उसे अफोर्ड कर सके, इट्स अ नेसेसिटी। पर अगर वो चीज़ कोई लग्जरी है, जैसे सरकार भी एयरलाइंस चलाती है, ट्रेन में बेसिकली फर्स्ट क्लास एसी भी होता है, सो उनकी टिकट्स महंगी रखी जाती हैं क्योंकि वो अमीर आदमी खरीद सकता है एंड इट्स नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये बस तय करना होता है कि जो हमने सामान बनाया उसकी कीमतें ज़्यादा रखी जाएं या कम। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन्स जैसे पुअर पीपल को राशन शॉप्स पे लोअर प्राइजेस पे या फ्री में। सो वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी बेचनी पड़ती हैं। अगला हमारा जो कंसेप्ट आता है लास्ट बेसिकली आज की वीडियो का, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पीपीसी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है जी, लेकिन हम पीपीसी से पहले पढ़ ले रहे हैं क्योंकि पीपीसी में दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी माने होता है मौका एंड कॉस्ट माने होती है लागत। ठीक है जी। अब देखो, अभी तक हम ये बात समझते हुए आए हैं कि स्कार्सिटी की वजह से भाई रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, हम पे अनलिमिटेड बातें तो नहीं है, चीज़ें नहीं है हम पर अनलिमिटेड। ज़मीन हमारी लिमिटेड थी, हमने अभी पीछे जो एग्जांपल समझा। अब मुझे गेहूं भी उगाना है, चावल भी उगाना है। अगर मैं ज़्यादा गेहूं उगाना चाहता हूं तो मुझे चावल फॉरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा चावल उगाना चाहता हूं तो मुझे गेहूं फॉरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए जिस दूसरी चीज़ को छोड़ा गया है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। To produce more of one commodity, we have to forgo other commodity. The quantity foregone is the opportunity cost in this case. दूसरे वर्ड्स में डेफिनेशन है जो बहुत फेमस भी है डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है जी, जो आपने फॉरगो करा, सैक्रिफाइस करा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल और बहुत फेमस। मिस्टर ए काम कर रहे हैं एक जॉब में, उनकी सैलरी फिलहाल 50,000 रुपये है। ठीक है, उनको एक नई जॉब मिल रही है, सैलरी है 60,000 रुपये। अब ऑब्वियस सी बात है, वो बंदा अगर नई जॉब करेगा तो पुरानी छोड़नी पड़ेगी। उसको नई जॉब मिल जाएगी 60,000 वाली, लेकिन पुरानी 50 वाली छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो 50,000 रुपये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि उसको कुछ सैक्रिफाइस करके आना पड़ा। सो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें gr_commerce इंस्टाग्राम पे, ये हमारा हैंडल है, इस पर DM कर सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपसे कनेक्टेड हूँ उस पर हर टाइम। आप लोगों को कोई सजेशन हो तो वो भी हमें आप वहाँ पे दे सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत है। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा।
So thank you very much and please subscribe to our channel.